हेलो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस अगले लेक्चर में आपका आज का टॉपिक, जैसे कि आपका इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको परमाणु और साथ ही साथ आपको कैथोड रे, कैनॉल रे और आपका कैथोड रे, कैनॉल रे के साथ साथ आपका जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी डिस्कवरी किसने की थी, साथ ही साथ जैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं और आपका मास नंबर किसे कहते हैं, और साथ ही साथ आपका जो टॉपिक है जैसे मान लीजिए आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आपका आइसोटोन्स के साथ साथ आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इन सब पे हमने चर्चा की थी, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है, अगर देखा जाए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एटॉमिक मॉडल से। एटॉमिक मॉडल की बात करें तो सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ थॉमसन आया। क्या आया? प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ थॉमसन आया, और इसके बाद फिर रदरफोर्ड, ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड के बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये सारी चीज़ें आई थी। सबसे पहले आपका जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसकी हम बात कर लेते हैं। किसका? प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ थॉमसन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ थॉमसन। चलिए, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, नाम क्या है? जे थॉमसन। तो इन्होंने बताया कि एक तरीके से इन्होंने एक प्लम पुडिंग का एक पिक्चर दिया माइंड में। इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब मान लीजिए बीच बीच में उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी जगहों पर हम देखें तो वहाँ पे क्या होते हैं, बाकी जगहों पर बीच बीच में इनके इलेक्ट्रॉन्स हो गए और बाकी जगहों पर पॉजिटिवली स्फीयर होता है। ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये सब का सब क्या है? पॉजिटिव है। तो इन्होंने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया। इन्होंने बताया कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो परमाणु संरचना है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करें तो वो कैसे हैं? बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जैसे प्लम पुडिंग होते हैं वैसे ही आपका क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर अगर बात करें तो यूनिफॉर्मली क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो जितने भी पॉजिटिव यानी कि अर्थात प्रोटॉन्स हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो नेगेटिव है इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली एम्बेडेड हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यूनिफॉर्मली, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे यूनिफॉर्म तरीके से एक समान रूप से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एम्बेडेड हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है इसमें आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, मतलब उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो प्लम पुडिंग मॉडल किसने सजेस्ट किया था? थॉमसन ने। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपका मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं बट फिर भी जानना जरूरी है कि प्लम पुडिंग मॉडल सबसे पहले दिया गया, किसने दिया? थॉमसन ने दिया, ठीक है। अच्छा, ये मॉडल फेल क्यों हो गया? क्योंकि इस मॉडल द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो लाइन स्पेक्ट्रम किसी भी एलिमेंट के होते हैं उनको डिस्कस नहीं किया जा सका था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ थॉमसन फेल क्यों हो गया? फेल होने का इसका रीजन था, फेल्ड क्यों हो गया? फेल्ड होने का रीजन ये था कि यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पूरी तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में
लाइन स्पेक्ट्रम को इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसको इन्होंने पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया। ठीक है, इसके बाद आपका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आता है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट द्वारा इनकी कमियों को दूर किया गया। नेक्स्ट आपका जो मॉडल है, अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वो कौन सा है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट द्वारा पहली बात तो एक बात ध्यान में रखिए कि रदरफोर्ड ने नाभिक यानी कि न्यूक्लियस की खोज की, और न्यूक्लियस की खोज का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। क्या है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अगर देखें तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉयल का यूज किया था, और गोल्ड फॉयल पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई थी। ठीक है, अर्थात अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी कराई। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल का यूज किया, और गोल्ड फॉयल पर इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज स्पीड वाले हाई स्पीड इंटेंसिटी के अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की। तो सबसे पहला आपका क्या था, अभी मैंने बताया प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ थॉमसन। दूसरा है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम कहते हैं रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग, क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यानी कि इनको हिंदी में बोलें तो बोलते हैं रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग कौन सा, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। और इसके थ्रू रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल भी दिया। कौन सा मॉडल दिया, न्यूक्लियर मॉडल। तो इसको हम कहते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, भी इन्होंने ही दिया था। तो इसको कहते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। किसने दिया, रदरफोर्ड द्वारा दिया गया। ठीक है, क्यों या न्यूक्लियस मॉडल, क्योंकि इन्होंने ही न्यूक्लियस के बारे में स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने पहली बार फिर से बोल रहा हूँ कि क्या किया, कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया। किस पर किया था, बार बार मैं बोल रहा हूँ, गोल्ड फॉयल पर। किस पे किया था, थिन, बहुत ही पतले गोल्ड फॉयल पर किया। यानी कि एयू मतलब गोल्ड हो गया, एयू के फॉयल पर किया था। किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है, और बहुत ही थिन था, लगभग 10 की पावर -10 mm का, लगभग 10 की पावर -10 mm या 10 की पावर -1 mm या ऐसे करके। तो इन्होंने लगभग 10 mm का भी यूज किया था। यहाँ पे अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखिए, बहुत ही थिन गोल्ड का फॉयल था, अर्थात एयू का फॉयल था, जिस पर थिन गोल्ड फॉयल यूज किया था, जिस पर बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि जिस पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी कराई गई। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स थे। कैसे, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि उच्च गति वाले अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी कराई गई। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि इससे कुछ इन्होंने क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला। लेकिन ये चीज़ और भी एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता दूँ आपसे बनता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिया था वो कहाँ से निकाला था, या किस, ये अल्फा पार्टिकल्स, ये क्वेश्चन बनता है कि अल्फा पार्टिकल जो है ये इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था। ठीक है, तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल रेडियम से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था, याद रख लीजिए, रेडियम से। रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, और जो रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल जिनसे मिलता है या अल्फा रे मिलता है। तो रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है जिनसे अल्फा पार्टिकल्स भी मिलता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स की इन्होंने क्या करी, बमबारी कराई। इन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं बिना डिफ्लेक्शन के,
किसके, बिना ही किसी विक्षेपण के सीधे निकल जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट इनका है कि इन्होंने देखा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के वो कैसे हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, ये गोल्ड फॉयल की बात कर रहे हैं, गोल्ड फॉयल का एक एटम की उसकी बात कर रहे हैं, तो बीच में इसके एक पोर्शन है, इस पोर्शन का इन्होंने नाम दिया, वो नाम क्या था अगर देखें हम तो इस पोर्शन का इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। लेकिन अभी पहले इसको हम समझेंगे कि न्यूक्लियस नाम दिया तो कैसे दिया। इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई, अल्फा पार्टिकल्स यानी कि अल्फा कणों का बमबारी कराया। तो इन्होंने देखा कुछ पार्टिकल्स सीधे निकल गए, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स सीधे निकल गए, ठीक है। देखिए कुछ पार्टिकल्स कैसे निकल गए, सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल्स यहां से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स यहां से टकराने के बाद क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे निकल गए, ठीक है। और कुछ पार्टिकल्स टकराने के बाद जैसे आए थे उसी डायरेक्शन में वापस हो गए। तो यहां पर तीन सिचुएशंस हैं, एक है जो सीधे निकल गया, एक है जो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, और दूसरा यहां पर पहला सिचुएशन क्या है, जो सीधे निकल गए, ये पहले वाले सिचुएशन। दूसरा जो आपके कैसे निकल गया, थोड़ा तिरछे निकल गया। और तीसरा सिचुएशन जो आपका सीधे गया और उसी डायरेक्शन में फिर से वापस आ गया। तो इन तीनों से इन्होंने क्या किया, एक तरीके से कंक्लूजन निकाला। सबसे पहला इन्होंने बोला कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए, ये वाले, ठीक है, ये बिना किसी डिफ्लेक्शन के कहाँ हो गए, सीधे निकल गए। दूसरा इन्होंने बताया कि कुछ उसमें से डिफ्लेक्टेड हो गया अपने पाथ से, मतलब अगर देखें तो इनका रास्ता जा रहा था सीधे, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया अपने पाथ से, ये वाले और ये वाले, ठीक है। और कुछ क्या थे जो उसमें सीधे सीधे अपने जो ओरिजिनल प्रोपोगेशन की डायरेक्शन थी, मान लो ऐसे जा रहे हैं और फिर वापस आ गए, ठीक है, तो वो वाले कौन से थे, ये थर्ड वाला। तो ये जैसे सीधे गया वैसे वापस आ गया। तो ये वाला आपका, ये तीन तरीके के इन्होंने एक तरीके से अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग में देखा, ठीक है। इन जो ऊपर के जो ऑब्जर्वेशन थे, यानी कि जो ऊपर के अगर हम देखें ऑब्जर्वेशंस थे, उनसे इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला कि एटम क्या होता है। अगर देखें हम तो एटम में दो चीजें पाई जाती हैं। इन्होंने ऊपर से निष्कर्ष निकाला इन तीनों एक्सपेरिमेंट यानी कि तीनों चीजों को देखने के बाद इन्होंने दो चीजें बताई कि एटम दो पार्ट से मिलकर बना है, या दो उसमें क्या क्या चीजें कंसिस्ट होती हैं। तो एटम में दो चीजें कंसिस्ट होती हैं इन्होंने बताया। पहला न्यूक्लियस, क्या बताया, न्यूक्लियस, ठीक है। ये तो आपका मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, नाभिक का खोज किया, इसीलिए रदरफोर्ड को ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एटम यानी कि परमाणु की बात करें तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि कोई एटम यानी कि कोई परमाणु किन चीज़ों से मिलकर बना है, वो चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहला न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर का सभी क्षेत्र जो आते हैं वो किस में आते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आते हैं। तो ये दो चीजें आप फिर से सुन लीजिए। पहला सेंट्रल पोर्शन जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर की जितनी पोर्शन है उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलने का यहाँ पे मतलब क्या था, ध्यान दीजिए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट किस बेसिस पे उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए, तो उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होते हैं एटम के साइड में, यानी कि उनसे क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर का सारा, तो ये सब के सब इसके क्या हैं, अगर देखें तो ये इसके क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। और न्यूक्लियस आपका कहाँ पे है, ये सेंटर वाला पोर्शन क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये नाभिक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज न्यूक्लियस, इन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में बताया कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान समाहित होता है, अर्थात वो ठोस भाग है परमाणु का, यानी कि नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान क्या होता है,
पाया जाता है और इसी वजह से नाभिक ठोस होता है, वो कैसा होता है, हार्ड होता है, यानी कि न्यूक्लियस हार्ड होती है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग द्वारा इन्होंने बताया कि जो एटम है वो कंसिस्ट है, यानी कि किन किन पार्ट्स में बटा हुआ है, वो है न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी कि नाभिक और नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इन्होंने बताया न्यूक्लियस के अंदर, इन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल्स जब आ रहे थे, दूसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, जो दूसरा ऐसे लाइन खींचे थे इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया था। अल्फा पार्टिकल्स पे भी कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और जब ये पास गए तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए। आपको पता है कि सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, यानी कि अगर एक ही प्रकृति के आवेश हो तो उनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल काम करता है, यानी कि रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला इस पॉइंट से कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो पॉजिटिव हैं, और इनसे जो अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा सा विक्षेपित हो गए, अपना डायरेक्शन बदल लिए, जब परमाणु से टकराए तो वहाँ पर उन्होंने अपना डायरेक्शन बदल लिया। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में जो सबसे ठोस भाग है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, अर्थात वो भी कैसा है? धनावेशित है। तो इन्होंने ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस है वो धनावेशित भाग है। सबसे पहला कैसा भाग है? धनावेशित भाग है। परमाणु का कैसा भाग? धनावेशित भाग, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट इसको कहते हैं। और दूसरा पॉइंट इनका ये था, धनावेशित भाग के साथ न्यूक्लियस का पहली बात तो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, और ये हाईली डेंस पार्ट भी है। कैसा है? हाईली डेंस पार्ट, यानी कि सबसे सघन भाग होता है परमाणु का। क्यों? क्योंकि परमाणु का समस्त द्रव्यमान यानी कि मास वो कहाँ पे केंद्रित होता है, यानी कि कहाँ पे होता है? वो न्यूक्लियस में होता है, इसलिए उसको हाईली डेंस पार्ट भी कहते हैं। और ये बहुत ही छोटे स्पेस में होता है, परमाणु की तुलना में न्यूक्लियस का आकार छोटा होता है। अगर देखें, हम फिर से बता दे रहे हैं, परमाणु की तुलना में न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा कुछ चीज़ों को बताई। वो क्या था, फिर से एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं वो फिर से आप देख लीजिए। सबसे पहली बात, इन्होंने गोल्ड फॉयल का यूज किया था, और गोल्ड फॉयल बहुत ही थिन होना चाहिए। थिन मतलब पतला, अगर थिन होगा तभी ये सारे एक्सपेरिमेंट उस पर क्या हो सकते हैं? देखे जा सकते हैं। तो इन्होंने गोल्ड फॉयल पे किया था, और गोल्ड फॉयल थिन होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने बताया रेंज कितनी, 10 की पावर -1 से 10 की पावर -10, और जो सबसे अप्रॉक्स है वो अगर देखें सबसे सही वो माना जाता है 10 की पावर -4 mm, यानी कि 10 की पावर -4 मिलीमीटर का थिकनेस वाला गोल्ड फॉयल होना चाहिए। ठीक है, तो गोल्ड फॉयल पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कराई। दूसरी चीज, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में जो अल्फा कण आए वो कहाँ से लिए थे? इन्होंने रेडियम से लिया था। रेडियम परमाणु यानी कि रेडियम एलिमेंट, क्योंकि रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं। और आपको बता दें तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो होते हैं इनसे अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे निकलते हैं। अल्फा रे अल्फा पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, बीटा रे बीटा पार्टिकल, एंड गामा रे गामा रेज होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। दूसरी चीज, यहाँ पे 3 तरीके के आपको वहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिखे। ऑब्जर्वेशन दिखने पे पहला था कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए। दूसरा था जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो गए, मतलब अपने रास्ते से थोड़ा विक्षेपित हो गए। और तीसरा था कि टकराने के बाद वो उसी डायरेक्शन में लौट गए जिस डायरेक्शन में वो आए थे, यानी कि जिस डायरेक्शन से वो आकर टकराए थे तो उसी डायरेक्शन में फिर से वापस आ गए। तो इनसे इन्होंने कंक्लूजन क्या क्या निकाला कि जो एटम है, एटम कंसिस्ट होता है, या एटम किन किन चीज़ों का मिलके बनता है, तो वो है आपका पहला, अगर देखें तो एटम सबसे पहला न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं नाभिक,
और वहीं पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को बोलते हैं नाभिक के बाहर का क्षेत्र, नाभिक के बाहर का क्षेत्र। और इन्हीं में क्या पाए जाते हैं, नाभिक के बाहर का क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने क्या बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया कि ये परमाणु का धनावेशित भाग है, अर्थात ये पॉजिटिवली चार्ज है। और दूसरी चीज इन्होंने बताया ये हाईली डेंस पार्ट भी है, यानी कि सबसे कठोर भाग है या सबसे सघन भाग है। रीजन क्या है इनका हाईली डेंस पार्ट बोलने का, क्योंकि जो पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल इनसे टकराए वो उसी डायरेक्शन में फिर से क्या हो गए, वापस हो गए, इसलिए इनको हाईली डेंस बोलना यहाँ पे गलत नहीं था। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ पे केंद्रित होता है, नाभिक में केंद्रित होता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का जो मॉडल था इसको सोलर मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का जो मॉडल था इसको एटॉमिक का सोलर मॉडल भी कहते हैं, यानी कि इसको सौर मॉडल भी कहते हैं। कैसा मॉडल, सौर मॉडल कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से बताया कि जैसे एक तरीके से इन्होंने बताया कि जैसे प्लैनेट या किसी भी ग्रह के चारों तरफ उपग्रह, यानी कि जैसे तारे के चारों तरफ जैसे सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऐसे ही नाभिक के चारों तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये सौर मंडल मॉडल दिया या सोलर मॉडल दिया। ठीक है, इसके थ्रू इन्होंने न्यूक्लियस को सूरज की तरह माना, यानी कि सौर यानी कि सन की तरह ट्रीट किया, और साथ ही साथ इनके आसपास जो इलेक्ट्रॉन थे उनको इन्होंने कैसे ट्रीट किया, एज अ प्लैनेट। तो इसलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं, यानी कि ग्रहीय मॉडल भी कहा जाता है, प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, और सोलर मॉडल का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ और इन्होंने बताया कि जो आपका न्यूक्लियस है, यानी कि जो आपका नाभिक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, ये मैं बता चुका हूँ एक बार और, इनकी संख्या को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं, फिर से मैं लिख रहा हूँ, न्यूक्लियॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है किसके अंदर, नाभिक के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रदरफोर्ड का मॉडल था ये आपको मैंने क्लियर किया। रदरफोर्ड के मॉडल में अगर हम बात करें किसकी, एक तरीके से अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया, साथ ही साथ आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब नाभिक के बाहर का क्षेत्र जहाँ पे सिर्फ क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि प्रोटॉन है वो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, और पॉजिटिव चार्ज वाला जो भी पार्टिकल है वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। जैसे कि न्यूक्लियॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, यानी कि नाभिक के बाहर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई, न्यूक्लियॉन्स की बात की, न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताया कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का क्या है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। और अगर हम इनको एक साथ नाम दें तो इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। वहीं पर अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का जो एक तरीके से जो साइज होता है वो साइज होता है 10⁻³ सेंटीमीटर के ऑर्डर का। कितना होता है, न्यूक्लियस की जो साइज होती है, ये ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10⁻³ सेंटीमीटर ऑर्डर का होता है। और न्यूक्लियस जो है ये अगर देखें तो परमाणु से छोटा होता है, इसमें नो डाउट है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगला है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल यानी कि रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या थी उन पे हम चर्चा करते हैं, क्यों इनको फिर कुछ समय बाद रिजेक्ट कर दिया गया, इनकी जो कमियों की वजह क्या थी या कौन कौन सी कमियां थी, किन किन चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, वो सारी चीज़ें इनके ड्रॉबैक्स में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात कमियाँ। ठीक है,
तो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां हम पढ़ने जा रहे हैं। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। सबसे पहला जो इनका ड्रॉबैक्स है ये है, इन्होंने मैक्सवेल की थ्योरी, जिसको बोलते हैं मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो थ्योरी है जो मैक्सवेल द्वारा दी गई उसको ये फॉलो नहीं करता है। तो सबसे पहला इनकी जो कमी है ये है, जो रदरफोर्ड मॉडल है डज नॉट ओबे मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, डज नॉट ओबे मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आप थोड़ा सा समझिए। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, किसने, रदरफोर्ड ने बताया था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, लगातार चक्कर करता रहता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर करता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है, और रिवॉल्व होते समय ये इन्होंने बताया कि ऊर्जा का क्या करता रहता है, ऊर्जा निकालता रहता है, यानी कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी का लॉस होता रहता है, एनर्जी निकालता रहता है। तो यहाँ पर मैक्सवेल की जो थ्योरी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, यानी कि अगर वैद्युत गतिज की हम क्या करें, थ्योरी सिद्धांत की बात करें मैक्सवेल की, तो यहाँ पर मैक्सवेल के हिसाब से ये होता है कि जब भी कोई पार्टिकल्स एनर्जी का लॉस करता रहता है तो वो धीरे धीरे वो एग्जिस्टेंस, उसका एनर्जी जब खत्म हो जाएगा तो एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर किसने बताया था, रदरफोर्ड ने ये बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ यानी कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, चलते रहते हैं, और रिवॉल्व यानी कि चक्रण की वजह से, यानी कि उनके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण अगर ऐसा होगा तो एनर्जी का लॉस होगा, और धीरे धीरे उनकी जो ऑर्बिट है यानी कि जो कोशिका, जो उनका एक कक्षक है, कक्षक की तरह हम कह सकते हैं कोश है, उसका साइज धीरे धीरे छोटा होगा, और धीरे धीरे छोटा होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जाके गिर जाएगा, और नाभिक में अगर गिर गया तो उस एटम का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें रदरफोर्ड के हिसाब से तो बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर करता है यानी कि रिवॉल्व होता है। मैक्सवेल ने बताया कि अगर ऐसा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके रेडियस यानी कि उसका साइज छोटा होता जाएगा, और छोटा होने के बाद धीरे धीरे एनर्जी कम होगी, और वो कहाँ पे जाके गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और न्यूक्लियस में जैसे ही वो गिरेगा तो यहाँ पर एटम का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये चीज़ गलत है, किसके हिसाब से, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी, किसका, मैक्सवेल के हिसाब से, ठीक है। मतलब जो परमाणु या जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस नहीं करेगा, और अगर कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करता है तो वो जाकर एटम के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिससे एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला ड्रॉबैक इनका यही था कि इन्होंने थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसकी, मैक्सवेल की, इसको ओवे नहीं करता है इनका जो रदरफोर्ड मॉडल है। दूसरी चीज यहाँ पर जो इनका स्पेक्ट्रम है, मतलब जो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, ठीक है, वो आप इनके मॉडल द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम of hydrogen and discontinuous spectrum ये क्या हो सकता है, रदरफोर्ड मॉडल द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेन नहीं किया गया, साथ ही साथ थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं किया गया, जिसके कारण रदरफोर्ड की मॉडल को क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया, यानी कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको लोगों ने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, क्योंकि ये क्या हो गया, कुछ मामलों में गलत सिद्ध हुआ, ठीक है। इसके बाद प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, यानी कि प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी आया,
जिसको हम बोलते हैं प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत। क्या कहते हैं? मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब अगला टॉपिक है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, इसको कहते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, यानी कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। इनके हिसाब से इन्होंने बताया कि जब किसी पार्टिकल पर या किसी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन या किसी भी इलेक्ट्रोड पर या किसी भी ब्लैक बॉडी पर लाइट एनर्जी पड़ती है तो वो ब्लैक बॉडी उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इन्होंने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू एक फार्मूला बना जिसको बोलते हैं E=h²। क्या बना? E=h²। E होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, इसको हम कहते हैं फोटोन की ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन, H जो है इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, और वहीं पर न्यू जो है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर E=h² की बात करें तो ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का क्या है? फॉर्मूला है, जिसमें E क्या है? रेडिएंट एनर्जी का, अगर देखें रेडिएंट एनर्जी है एनर्जी ऑफ फोटोन, H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहाँ पे जो न्यू है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। पहली बात तो यहाँ पे फोटोन और क्वांटम दो वर्ड हैं, इन वर्ड्स को हम समझ लेते हैं। फोटॉन्स एंड क्वांटम, ये दो वर्ड हैं। क्वांटम की बात करें तो फोटॉन्स और क्वांटम दो वर्ड हैं। पहली बात तो जितनी भी लाइट एनर्जी होती हैं सब छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स के रूप में चलती है, जिनको हम क्वांटा कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। कई सारे एनर्जी बंडल्स होते हैं, उनको हम क्वांटम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जो लाइट एनर्जी है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो लाइट एनर्जी है वो छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स के रूप में चलती है, और छोटे छोटे जो एनर्जी बंडल्स हैं उनको हम क्वांटम कहते हैं। ठीक है, जिनकी वैल्यू E=h² के बराबर होती है, जैसा सामने लिखा है आपके। ठीक है, वहीं पर अगर हम फोटोन की बात करें, फोटोन मतलब हम सनलाइट की बात करें, तो सनलाइट में जो एनर्जी बंडल्स होते हैं जिनको हम क्वांटम बोल रहे थे, इन्हीं को हम नाम देते हैं फोटोन। ठीक है, और फोटोन की भी एनर्जी E=h² के फार्मूले से आती है। E बराबर क्या होता है? इसको हम बोलते हैं h²। यहाँ पे न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसको थोड़ा सा और हम लिखते हैं, न्यू बराबर होता है c/λ। ठीक है, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा को क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ कहते हैं। तो न्यू c/λ, c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। E हो गया है यहाँ से hc/λ। E क्या हो गया? hc/λ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आपका जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है, यानी कि प्लांक्स क्वांटम सिद्धांत, उसके बेसिस पर ये फॉर्मूला प्लांक्स ने बताया कि जितनी भी रेडिएंट एनर्जी आती है वो हर एक सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और उसके थ्रू उनसे इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है या एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसे हम प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें ब्लैक बॉडी की, तो ब्लैक बॉडी जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से आदर्श कृष्ण पिंड या परफेक्ट ब्लैक बॉडी, या कृष्ण पिंड कहते हैं। कृष्ण मतलब काला, तो ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, ब्लैक बॉडी कहने का मतलब ये नहीं होता कि जो बॉडी है यानी कि जो सरफेस है वो काली होनी चाहिए, नहीं। काली बॉडी या ब्लैक बॉडी कहने का मतलब होता है कि ऐसा सरफेस जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। ऐसा मत सोचिएगा कि ब्लैक बॉडी मैंने बोला तो ब्लैक बॉडी का मतलब यही होगा कि हमारा जो सरफेस है वो पूरी तरह ब्लैक होना चाहिए, नहीं। कोई भी बॉडी जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, रेडिएंट एनर्जी को अवशोषित करती है, वो सब के सब आपके ब्लैक बॉडी में आते हैं।
इनको हम एब्जॉर्बर का नाम देते हैं और शोषक का नाम देते हैं। कौन सा एब्जॉर्बर? रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला। ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फिर से मैं बता देता हूं कि जब किसी एक तरीके से जब किसी ब्लैक बॉडी या किसी सरफेस पर लाइट एनर्जी पड़ती है तो वो लाइट एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और वो बाद में इमिट होती है अलग अलग वेवलेंथ के फॉर्म में। और ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? मैक्स प्लांक के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और यहाँ पर E = h न्यू, जो h है इसको हम क्या कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि प्लांक का नियतांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है h बराबर 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये इसका क्या होता है? वैल्यू होता है किसका? प्लांक के नियतांक का 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और यहीं पर अगर हम इसको क्या करें? अर्ग में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड। क्यों? क्योंकि जूल और अर्ग में अगर बात करें तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए हमको 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारी वैल्यू किस में आ जाएगी? अर्ग सेकेंड में आ जाएगी। तो मैक्स प्लांक का जो प्लांक कांस्टेंट है ये आपका 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है और वहीं पे अर्ग में देखें तो -27 अर्ग सेकेंड होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपका जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है ये आपका क्लियर हो गया। साथ ही साथ जो आपके आगे के अगर बात करें तो आगे का जो टॉपिक है उसमें आपका देखा जाए तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल, यानी कि बोर का एटॉमिक मॉडल, फिर आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, साथ ही साथ आगे चल के क्वांटम नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें आपके डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।